तो दिस इज सेकेंड चैप्टर, बिजनेस सर्विसेज पार्ट वन। ये भी, इसके भी क्या होते हैं, सीक्वल आएगी दूसरी, बिजनेस सर्विसेज पार्ट टू। इसमें ने बाकी सारी सर्विसेज इंक्लूड की है, खाली बैंकिंग को बाकी रखा है। और बैंकिंग अपने सेकेंड पार्ट में, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जितना बड़ा है इसकी वजह से। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस सर्विस क्यों, क्योंकि अपने ने जब भी कॉमर्स की डेफिनेशन देखी तो उस कॉमर्स की डेफिनेशन में अपने क्या देखा कि ट्रेड के साथ जितनी भी सर्विस आती है ना वो इंक्लूड करो तो आपको कॉमर्स मिलेगा। तो ट्रेड का तो मतलब होता है सिंपल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स एंड सर्विस को एक से दूसरी जगह पे भेजूं, वो नहीं आता, भेजना नहीं, सामने फेस टू फेस ट्रांजेक्शन कर लेना, दैट इज ट्रेड। लेकिन कॉमर्स के अंदर ये सारी सर्विसेज को अपने इंक्लूड करना पड़ता है, राइट। तो हम पहले या इंट्रोडक्शन में देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज आर इंक्रीजिंग इन एन इकोनॉमी। हर इकोनॉमी के अंदर सर्विस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आजकल है ना फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है, और कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब आराम, कंफर्ट लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सर्विस है बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। उसकी वजह से सबसे पहले बैंकिंग आता है, फिर आता है इंश्योरेंस, उसके बाद में पोस्टल सर्विस है, फिर स्टोरेज है, और ट्रांसपोर्टेशन। ये सब अपने को इसके अंदर इंक्लूड करना है, सिवाय एक, बैंकिंग। बैंकिंग ये चैप्टर में नहीं, ये सर्विसेज सिर्फ बिजनेस के लिए हेल्पफुल नहीं है एज ए पार्ट ऑफ कॉमर्स, बट दे एक्सटेंड टू फैसिलिटेट। देखो ये फैसिलिटेट लिखा है ना, इसका मतलब होता है टू गिव बेनिफिट, इसका मतलब होता है टू गिव बेनिफिट टू इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज। अब इस सर्विस में हम किसको इंक्लूड करेंगे, अकेली कोई एक जगह पे, देखो इवन एग्रीकल्चर को भी सर्विस हेल्पफुल है, ट्रांसपोर्टेशन है, मार्केटिंग है, कम्युनिकेशन है। अब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो खेतों में से अपने घर तक अनाज आएगा कैसे, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ऑर्डर प्लेस कैसे किया जाएगा, बैंकिंग नहीं होगा तो पेमेंट कैसे किया जाएगा, राइट। तो अब सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, उसके अंदर काफी सारे चेंजेस आए हैं, हैव अंडरगोन सो मच ऑफ चेंज दैट दे जस्ट डू नॉट ओनली वर्क एज बिजनेस सर्विसेज बट ऑल्सो एज सोशल एंड फैमिली रिलेटेड सर्विसेज। तो अब ये सोशल सर्विस भी हो गई और फैमिली रिलेटेड। अब अपने बैंक में जाते हैं तो पूरे फैमिली के लिए अपना अकाउंट होता है वहाँ पे, बराबर है, जॉइंट अकाउंट होता है ना, हस्बैंड वाइफ का जॉइंट अकाउंट, सन और फादर का, या डॉटर और फादर का अकाउंट हो सकता है जॉइंट अकाउंट। इन मॉडर्न एज देर आर वेराइटीज एंड स्पेशलिटीज सीन इन सच सर्विसेज, ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम नेचुरली इंटरडिपेंडेंट। अब आज बहुत ज़्यादा स्पेशल बैंक्स हो गई है। अब एक बताऊंगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका मतलब ये ना आपको कुछ करोड़ रुपए तक की लोन देगी, तुमको अगर 200 करोड़ की लोन चाहिए तो वो नहीं देगा। कुछ ऐसी बिजनेस फर्म्स है, कुछ ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बहुत लार्ज अमाउंट की लोन देती है, 1,000 करोड़ के नीचे की एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट नहीं करती। इसमें कौन कौन आता है पता है, एक तो ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो ICICI बैंक नहीं, ये ICICI अलग इंस्टीट्यूट है। ये आपको 1,000 करोड़ से ज्यादा की लोन के लिए अप्लाई करने का बोले, बराबर। कुछ ऐसी छोटी बैंक भी होती है जो आपको 2-3 लाख की लोन देगी, उससे ज्यादा लोन आपको नहीं प्रोवाइड करे। तो ये सबकी सर्विस अलग अलग होती जाए, स्पेशलिस्ट हो गए हैं वो लोग। अब हम सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे इंश्योरेंस की। तो व्हाट इज एन इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस की बात करें अगर हम, तो इंश्योरेंस रिफर्स टू दैट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले देखो, जो चीज को मैं तुमको बोलूँ वो अंडरलाइन करते जाओ। सबसे पहले इट इज अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। अब ये रिटर्न वर्ड क्यों लिखा गया है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना 1872 में बना था। कब, 1872 में, यानी आज से 150 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था। उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्बली भी हो सकता है। इसलिए यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अगर है ना तो वर्बली, यानी मैं तुमको खाली ऐसा बोलूँ चलो तुम्हारे मेरे बीच में रशीदा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया पूरा, हमने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने तक का हमने एक दूसरे को प्रॉमिस किया, ऐसा हो जाएगा। यानी वर्बली भी कर सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस में ऐसा वर्बल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, इसलिए वर्ड लिखा है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। यानी इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है ना उसमें लिखा जाता है, एक होता है इंश्योर्ड, जिसने इंश्योरेंस लिया,
यानी मैंने अपनी लाइफ को इंश्योर करवाया तो मैं इंश्योर्ड, और जिस कंपनी ने मेरा इंश्योरेंस किया वो इंश्योरर। दो पार्टीज होती है, एक इंश्योर्ड जिसको इंश्योरेंस की जरूरत है, और वो कंपनी जो इंश्योरेंस देती है आपको वो। तो पहले तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, मिनिमम टू पार्टीज का होना जरूरी है, थ्रू विच द इंश्योरी पेज प्रीमियम, यानी जो इंश्योर्ड है ना, इंश्योरेंस लेने वाला, वो प्रीमियम पे करेगा अगेंस्ट गेटिंग एन अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब गारंटी, यानी गारंटी फ्रॉम द इंश्योरर that he will be compensated as per the risk covered and the amount decided for the financial loss। उसको कॉम्पनसेट कॉम्पनसेट किया जाएगा रिस्क कवर। मतलब तुमने अगर समझो कि फायर का इंश्योरेंस निकलवाया हो, और तुम ऐसा बोलो कि पानी भर गया उसका पैसा दो, तो वो ना मिले। जिस रिस्क को तुमने इंश्योर्ड करवाया है वही रिस्क से नुकसान होता है तो ही पैसा मिलेगा। और वो भी कैसा, कैलकुलेटेड मिलेगा, यानी अमाउंट जो है ना डिसाइड किया जाता है। तुम अगर 5 लाख के गुड्स के लिए 2 लाख का इंश्योरेंस लो, तो आपको 2 लाख के अमाउंट के करीब करीब के पैसे मिलेंगे। उसको है ना अप्रोक्सीमेशन क्लोज बोला जाता है, कि कितना नुकसान हुआ और किस चीज से नुकसान हुआ वो ध्यान में रख के। राइट। तो हम फाइनेंशियल लॉस की खाली बात करेंगे, फिर ऐसा नहीं कि भाई इसको तो इमोशनल लॉस भी हुआ तो एक काम करो, जरा उसके घर पे जाके ना दो चार अच्छी अच्छी बातें बोल के भी आओ। ये सब नहीं होता, सिर्फ फाइनेंशियल लॉस को कवर किया जाता है। तो देखो कितनी कितनी अलग चीज है। पहली बात तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा, दो पार्टीज के बीच में। तीसरा, इंश्योरी क्या करेगा, प्रीमियम पे करेगा। चौथा, इंश्योरर क्या करेगा, गारंटी देगा कि तुम्हारा जब भी लॉस होगा उस लॉस को हम कॉम्पनसेट करेंगे। पर वो रिस्क कैसा होना चाहिए, इंश्योर्ड रिस्क होना चाहिए तो भी कॉम्पनसेट किया जाएगा। और लॉस कौन सा खाली भरपाई करेंगे, ओनली फाइनेंशियल, नॉट एनी अदर काइंड ऑफ लॉस। दूसरा कोई भी लॉस भरपाई किया नहीं जाएगा इससे ना। इसको दूसरी तरीके से देखो, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो रिटर्न फॉर्म में होता है उसको बोलेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी, एमसीक्यू में आएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है कि यू आर इंश्योर्ड, तो वो क्या बोला जाएगा, इंश्योरेंस पॉलिसी। नाउ इंश्योरेंस डज नॉट रिमूव द रिस्क इन्वॉल्व बट इट कॉम्पनसेट्स फॉर द फाइनेंशियल लॉस कॉज बाय दैट रिस्क। यानी उस रिस्क के कारण से जो फाइनेंशियल नुकसान हुआ ना आपको, उसको भरपाई किया जाएगा। राइट। नाउ प्रिंसिपल्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स के लिए या तो 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है इंश्योरेंस के अंदर। नाउ देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। पता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कितने हैं? तुम सिर्फ 3 सीखोगे, चौथा मैं एक्स्ट्रा समझाऊंगा, इसके अंदर इंक्लूडेड है और अलग से नहीं बताया। पर इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स 15 या 17 तीन सीख, बेसिक है ना इसलिए। द रूट्स ऑफ इंश्योरेंस आर कनेक्टेड विद सोसाइटी। हाउ? देखो, वर्ड पढ़ के ना एक्सेप्ट मत कर लो, रीजन पूछो कि भाई सोसाइटी के साथ इंश्योरेंस कैसे कनेक्टेड हुआ। क्योंकि एक बात समझो, बिजनेस तो एक खराब होगा, आग लग गई उस बिजनेस के अंदर, बराबर। अब आग लग गई तो कितने लोगों की रोजगारी छीन जाएगी, बराबर। रोजगारी तो गई गई, तो मतलब सोशल कॉज हुआ कि नहीं है, कि वो आग लगी उससे जो नुकसान हुआ, अगर नुकसान भरपाई कर देगा कोई, तो वो इंसान जल्दी बिजनेस खड़ा कर पाएगा, जल्दी उन लोगों को जॉब दे पाएगा। यानी सोसाइटी में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ तो इस बिजनेस के अंदर नुकसान होने के कारण वो सेटल हो जाएगा। और बिजनेस सोसाइटी का एक पार्ट है, सोसाइटी को वो काफी सारी चीजें देता है। तो उसके सामने सोसाइटी की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर बिजनेस को नुकसान होता है तो इस नुकसान को भरपाई करने के लिए सोसाइटी के कुछ मेंबर्स अपने दिए गए प्रीमियम में से वो बिजनेस को पैसा पे करें। अब प्रीमियम पे कितने लोग करते हैं, लाखों करोड़ों लोग, लेकिन नुकसान कितना होता है, कुछ लोगों का, कुछ लोगों का नुकसान होता है। तो ये जो लाखों करोड़ों लोग जो प्रीमियम पे करते हैं ना, उस प्रीमियम के पैसे में से उस एक दो लोगों का जो नुकसान है वो भरपाई कर दिया जाएगा, बराबर। तो हुआ तो सोसाइटी ने जो काम करके दिया ना, बात तो वही हुई ना। जैसे कि घर के अंदर समझो कोई कमाने वाला इंसान गुजर गया, तो घर वाले बेचारे रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन अगर उस कमाने वाले इंसान ने इंश्योरेंस पॉलिसी अपने नाम से लेके रखी हो, उसका पैसा उसके घर वालों को मिल जाएगा। तो उस घर वालों को बाहर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वो अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं, बराबर, अपने खुद के बारे में सोच सकते हैं।
तो ये इंश्योरेंस का कॉस्ट इसलिए सोशल, क्योंकि सोसाइटी को ध्यान में रख के ये काम किया गया। तो यहाँ पे सोसाइटी एंड इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, सो इंश्योरेंस इज नॉट अ सिंपल और ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट। समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल्स इस पे एप्लीकेबल होते थे। जैसे मैंने बोला कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, 1872 के अंदर। इसमें जो लिखा है ना, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट जरूरी, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी जो कंडीशंस है ना, वो सारी कंडीशंस तो बिजनेस के अंदर इंश्योरेंस को पूरी करनी पड़ती है, लेकिन उसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स है जो प्रिंसिपल फॉलो करने पड़े। राइट, तो सबसे पहली बात तो इंश्योरेंस इज नॉट अ सिंपल और ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट एंड इट कैन नॉट बी रिलेटेड टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कुछ लेना देना नहीं है। इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस अपार्ट फ्रॉम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स आर आल्सो एप्लीकेबल। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या, भरोसा रखना। अब इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारे पास आए, तुमको 50 बीमारी हो, तुम्हें एक भी ना बता, बराबर, तो इंसान को समझो कि इंश्योरेंस कंपनी के पास से उसने इंश्योरेंस लिया, पर उसको डायबिटीज है उसने नहीं बताया, तो उसको ब्लड प्रेशर है उसने नहीं बताया, तो कल जाके अगर उसी के कारण उस इंसान की मौत हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि इंश्योरेंस लेने के टाइम पे भी इस इंसान को ये बीमारियां थी, लेकिन उसने हमसे ये बीमारी छुपाई, तो कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच हुआ, अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल ब्रीच हुआ, क्योंकि उसको छुपाना नहीं चाहिए। राइट, और यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है ना, फिर ड्राइविंग सीट पे आ जाएगी। फिर इंश्योरेंस कंपनी जो डिसाइड करेगी वो सामने वाले के फैमिली को मिलेगा। यानी इंश्योरेंस कंपनी ना बोल देगी 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट में कौन है, वो इंसान जिसने इंश्योरेंस गलत तरीके से लिया। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब दूसरी बात, अगर इंश्योरेंस कंपनी कुछ छुपाए, अपनी पॉलिसी के अंदर से कुछ छुपाए, तो इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई चीज छुपाती है तो भी जो सामने वाली पार्टी है, यानी जो जिसने इंश्योरेंस लिया है, वो उसके ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि उसको भी भरोसा तभी बैठेगा जब कोई भी बात छुपाई नहीं जाएगी। तो अटमोस्ट गुड फेथ दोनों तरफ लागू होता है, ऐसा नहीं कि जो पॉलिसी लेता है उसी की तरफ। तो अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। तो सबसे पहली बात, प्रॉफिट बनाना नहीं है। एक सीधी सी बात बोलूँ कि अगर अपने अटमोस्ट गुड फेथ की बात करें, मेरे दुकान का मैंने इंश्योरेंस निकलवाया, दुकान में बहुत जगह पे इनफ्लेमेबल चीजें हैं, लेकिन उसके बारे में मैंने छुपाया, जानबूझ के मैंने आग लगा दी। बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता चला कि इसने तो प्रॉफिट कमाने के लिए आग लगाई है, तो 1 रुपया भी ना मिले, समझे, उल्टा केस हो जाए, अपने जेल में जाना पड़े। इट इज नो ओनली टू हैव कॉम्पनसेशन फॉर फाइनेंशियल लॉस, नुकसान हुआ उसको भरपाई करेगी इंश्योरेंस कंपनी। द बेसिक लॉ ऑफ इंश्योरेंस इज अ सोशल कंसेप्ट। यहाँ पे लॉ क्या कहता है, ये सोशल कंसेप्ट है। एज सच द पार्टीज इन्वॉल्व इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव म्यूचुअल एंड कंप्लीट फेथ। दोनों के ऊपर भरोसा होना जरूरी है। While entering into a contract, both the parties should provide all information required regarding the insurance product. तो दोनों पार्टी को जितनी भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है सब डिस्क्लोज कर देनी। लगता हो तुमको कि इंश्योरेंस के अंदर इस कारण से कोई ना कोई फर्क पड़ने वाला है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर देनी चाहिए। अगर छुपाई तो उसके बाद में अगर पता चलेगा तो कोई मतलब नहीं बनता इसका। While taking an insurance policy, even if the information is not asked by either parties, both should provide it if it is felt that it can have the impact on the contract. Any insurance agreement entered not having the necessary information amounts to fraud, and it is against the principle of utmost good faith. ये utmost good faith के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में होगा। कुछ भी छुपाया तो याद रखो, मटेरियल थिंग को छुपाना नहीं है। मटेरियल थिंग का मतलब कोई ऐसी चीज को जो बतानी चाहिए तुम नहीं बताते, बराबर नहीं, पर दीवार का कलर ना बताओ तो ये कोई मटेरियल थिंग नहीं हुई, बराबर नहीं। फर्नीचर में कौन सा लकड़ा यूज किया है वो ना बताओ तो ये कोई मटेरियल चीज नहीं हुई। मटेरियल चीज यानी वो कि जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को फर्क इससे पड़ता हो तो, राइट। वेन एवर इट कम्स टू बी नोन, यानी जब भी पता चले कि ये तुमने कोई भी चीज में फ्रॉड किया है, यानी जानबूझ के कोई बात इंश्योरेंस कंपनी से तुमने छुपाई है, या तो इंश्योरेंस कंपनी ने वो बात तुमसे छुपाई है, तो द इंश्योरेंस एग्रीमेंट और पॉलिसी स्टैंड्स नल एंड वॉइड। देखो, नल एंड वॉइड यानी इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव यानी उसकी कोई इफेक्ट नहीं है।
नल एंड वॉइड का मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, खारिज हो जाएगी वो पूरी की पूरी। बराबर ना? ये हमारी लॉ की लैंग्वेज है। बराबर ना? कोई भी चीज को अगर खारिज कर देना हो, रद्द कर देना हो, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स इफेक्ट्स henceforth, इट्स इफेक्ट्स henceforth आर नील, नल एंड वॉइड, ऐसा बोल देंगे। नील यानी जीरो इफेक्ट है, नल एंड वॉइड यानी अब ये काम का ही नहीं है कुछ भी ऐसा। एंड द इंश्योरी कैन नॉट गेट बैक द प्रीमियम ऑलरेडी पेड। और दूसरी बात, जो तुमने प्रीमियम भरा ना वो भी इंश्योरेंस कंपनी खा जाएगी, कि तुमने धोखा दिया नहीं इसलिए तुमको प्रीमियम भी वापस नहीं मिलेगा। बात समझ गए? एंड एंड ही लूजेस द राइट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर द रिस्क। और सारे के सारे हक जो है ना, तो तुम्हारे सब के सब हक खत्म। बराबर? समझ में आया बस कुछ पे? यानी कोई भी बात छुपानी नहीं है, सिंपल। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ये बहुत जोरदार चीज है। ये आपको अगर इन केस मेन क्वेश्चन में ना पूछा जाए तो 2 मार्क का क्वेश्चन ही हो सकता है। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी? राइट? इंश्योरेंस, पहले इंडेमनिटी का मतलब सर, इंडेमनिटी का मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस, उसको इंडेमनिटी बोलते हैं। फिर नुकसान को भरपाई करो, कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस, उसको अपने क्या बोलेंगे? इंडेमनिटी बोलेंगे। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस इनकर्ड बाय द इंश्योरी। So the main objective of insurance is the principle of indemnity. The principle is used to decide how much the insurance company will have to pay, underline करें, यानी इंश्योरेंस कंपनी को कितना पैसा देना है इंश्योरी को, इन द इवेंट ऑफ लॉस अकर, अगर लॉस होता है तो। एनी पर्सन हु टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन गेट ओनली कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस, यानी उसको लॉस का खाली कॉम्पनसेशन मिल सकता है। इसका कॉम्पनसेशन मिलेगा ओनली फॉर द लॉस। And he cannot earn profit. In other words, he cannot get additional amount over and above the loss incurred. तुम बोलो यार थोड़ा ज्यादा पैसा दे देने यार, तो जाने आने का खर्चा हो गया मेरा, तो ना चलो। समझे? तो हम क्या समझेंगे इसके अंदर? एडिशनल अमाउंट यू कैन नेवर गेट, आप प्रॉफिट नहीं कर सकते इसके अंदर, लॉस भरपाई कर सकते हैं। इफ एन इंश्योरी टेक्स अ पॉलिसी फॉर अ प्रोडक्ट एट अ लोअर वैल्यू देन द ओरिजिनल वैल्यू। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने पास 5 लाख की कार है, पर मैंने इंश्योरेंस का प्रीमियम खाली 3 लाख पे करा, कार पूरी की पूरी तरह से क्रैश हो गई, पूरी खत्म, तो मुझे पैसा कितने के हिसाब से मिलेगा? 3 लाख के हिसाब से, क्योंकि मैंने प्रीमियम कितने का भरा? 3 लाख का भरा। अब दूसरी बात, मेरी कार 5 लाख की है, बट मैंने पॉलिसी 8 लाख की ली, और प्रीमियम भी 8 लाख के ऊपर भरा। तो अगर मेरी कार क्रैश हो जाए, पूरी की पूरी डैमेज हो जाए, टोटल लॉस में चली जाए, तो कितना पैसा मिलेगा? 5 लाख। लॉस कितना हुआ? 5 लाख का। तो तुमको क्या बोला गया? कि यू आर कॉम्पनसेटेड फॉर द लॉस ओनली, यानी लॉस का तुमको कॉम्पनसेशन मिलेगा, यू कैन नेवर गेट बेनिफिट। नहीं तो लोग क्या करेंगे? 500 की प्रॉपर्टी का 50 लाख का इंश्योरेंस करवाए, दूसरे दिन माचिस साफ प्रॉपर्टी लाओ 50 लाख, ऐसा बोले तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दे दे कि गांडी हो जाए, 2 दिन में बंद हो जाए। क्योंकि देखो, इंडिया के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग पहले तो जन्म से चीटर होते हैं। मैं भी आ गया उसके ऊपर, और तुम भी आ गए। हमेशा अपने क्या, अपने को फायदा हो जाए थोड़ा, ऐसा सोचते हैं कोई भी इंसान। तो हम क्या सोचे ऐसा कि अगर कम की प्रॉपर्टी हो उसके अंदर ज्यादा का इंश्योरेंस ले लो तो अच्छा नहीं, ऐसा मान, तो ये गलत। आपको पैसा कितना मिलेगा? जितना आपका लॉस होता है उतना पैसा मिलेगा। तो ज्यादा इंश्योरेंस भी बेकार, और कम इंश्योरेंस में भी कुछ फायदा नहीं होगा। It is implied that he will proportionately get a lesser amount, or and a part of loss will have to be borne by him. Borne by him यानी bear, सहन करना पड़ेगा। देखो BORN बोल लिखे ना तो जन्म होना, BORN खाली तो जन्म होना, लेकिन BORNE लिखे लास्ट टाइम तो जन्म होना नहीं, किसी चीज को सहन करना। बराबर? माँ बच्चे को बेयर करती है, सब तो चाइल्ड इज बोर्न, BORN E बाय द मदर, लेकिन द चाइल्ड इज बोर्न का मतलब, BORN का मतलब उसका जन्म हो गया, उसको सहन कर दिए 9 मंथ्स के लिए अपने पेट के अंदर, तो ये BORNE आया, यानी सहन करना। लेकिन बच्चे का जब जन्म होता है तो BORNE नहीं आएगा उसका। If a person takes an insurance policy for 3 lakh, but the original value of the product is 5 lakh, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको? 3 लाख। विच एवर इज लेस, इतना याद रखो। अगर ज्यादा दिमाग ना भी चले ना तो फिर क्या याद रखना है? इंश्योरेंस
अमाउंट और लॉस, इन दोनों में से जो कम होगा ना वही मिलेगा, बराबर। When the value of the product is 5 lakh, but the insurer has insured it only for 3 lakh, and if the product is partially damaged, which is estimated at rupees 2 lakh, the insurer will get only 1,20,000। कैसे? तो देखो इसको किस तरह से अपने देखेंगे। 5 लाख का उसने क्या किया, उसकी प्रोडक्ट थी 5 लाख की, इंश्योरेंस लिया उसने 3 लाख का, मतलब टोटल 60% हुआ। कैसे करें अपने, तो देखिए आप 3 लाख डिवाइडेड बाय अपने क्या करेंगे 5 लाख, बराबर, इंटू 100 कर दे। अगर इंटू 100 करेंगे तो आपको 60% का लॉस हुआ। अब 60% का लॉस, तो ये 2 लाख लिखा है ना, ये 2 लाख के भी अपने क्या कर देंगे, तो 2 लाख के भी अपने 60% करेंगे, तो 2 लाख इंटू 60% आप करोगे तो 1,20,000 आ गया ना। 6 2 12, बराबर के नहीं, समझे? ये क्या आ गया तुम्हारा, 60% करेंगे तो 1,20,000 आ गया। ये आपको एग्जाम में पूछेंगे। कैसे पूछेंगे, लॉस कितने का हुआ 3 लाख के सामने, 5 लाख के इंश्योरेंस के सामने 3 लाख, तो 3 को 5 से डिवाइड करो, इंटू 100 करो, तो वट एवर यू गेट, आपको इतना कॉम्पेंसेशन मिलेगा 60%। तो अगर आपका 2 लाख का लॉस हुआ, आपको 2 लाख पूरे नहीं मिलेंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, तो मेरा लॉस तो पूरा हुआ तो मेरे पूरे पैसे मिलने चाहिए ना। 2 लाख पूरे नहीं मिलेंगे, 2 लाख में से भी वो क्या करेंगे 60% निकालेंगे, और वही अमाउंट आपको इंश्योरेंस का मिलेगा। व्हेन द अमाउंट, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज 5 लाख, और इंश्योर का फुल अमाउंट भी कितना है 5 लाख, तो जितना भी लॉस होगा पूरा पूरा दे देगी कंपनी। 2 लाख का लॉस होगा तो 2 लाख मिल जाएंगे, 4 लाख का लॉस होगा तो 4 लाख मिल जाएंगे, 5 लाख का लॉस होगा तो 5 लाख मिल जाएंगे। लेकिन अगर 6 लाख का लॉस हो तो भी 5 मिले, क्योंकि मैंने बोला ना इंश्योरेंस का अमाउंट और लॉस का अमाउंट विच एवर इज लेस, वही देखा जाता है। समझ में आया? अब बताओ एक और चीज, इंसान की जिंदगी के लिए ये काम का नहीं है प्रिंसिपल। भिखारी अगर 5 करोड़ का इंश्योरेंस निकलवाए, भिखारी मर जाए और उसका लड़का बोले कि मुझे 5 करोड़ रुपए दो, तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा थोड़ी बोले तू तो सारा भिखारी है, तेरे को थोड़ा 5 लाख में दूं ना, उसको 5 5 करोड़ दूं, 5 करोड़ उसको देने पड़े, क्योंकि इंसान की जिंदगी का कोई मोल नहीं है। लाइफ इज प्रीशियस एंड कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको अपने मनी में मेजर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडेमनिटी का प्रिंसिपल गुड्स के इंश्योरेंस में काम लगता है, जनरल इंश्योरेंस में काम लगता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ये काम नहीं लगता। तो इंसान जितना ताकत हो ना उतना इंश्योरेंस ले सकता है। मेरे पास अगर ताकत है तो मैं 50 करोड़ का भी इंश्योरेंस लूंगा, मेरे पास अगर ताकत हो प्रीमियम भरने की, क्योंकि प्रीमियम भरूंगा तो इंश्योरेंस मिलेगा। तो मेरे पास अगर 500 करोड़ का प्रीमियम भरने की ताकत है तो मैं 500 करोड़ का इंश्योरेंस लूंगा। पर जब मुझे कुछ हो जाए तो मेरे फैमिली वालों को इंश्योरेंस कंपनी ऐसा बोल के नकार नहीं सकती तो इसकी जिंदगी की इतनी वैल्यू थोड़ी है ना, क्योंकि लाइफ की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नहीं चलता है। समझ में बात आई? अब प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तेरा इंश्योरेंस तेरा पप्पा निकलवाए, समझ में आई बात? तुम्हारा इंश्योरेंस तुम्हारे मम्मी निकलवाए, समझ में आई बात? तुम्हारा ब्रदर निकलवाए, समझ में आई बात? तुम्हारे स्पाउस यानी जीवन साथी, हस्बैंड हो तो वाइफ, वाइफ हो तो हस्बैंड निकलवाए, तो समझ में आई बात? लेकिन अगर मैं निकलवाऊं तो मेरा तुमसे रिश्ता ही क्या है, कोई नहीं, बराबर नहीं। ऐसा नहीं है मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ, जैसा वैसा कुछ नहीं चलता, एग्जैक्टली ऐसा है। अगर समझो किसी का एंगेजमेंट हुआ है, तो जो फियांसे है वो फियांसी के लिए इंश्योरेंस नहीं निकलवा सकता, क्योंकि मैरिज नहीं हुआ है अभी तक, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं हुआ। जब तक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ना होने तक ये तो फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी क्या करे, चलो इंश्योरेंस निकलवा लो एक दूसरे का, तुमको कुछ हो जाए तो मेरे को पैसे मिल जाए, तो फिर खूनच कर दे सीधा, 5 करोड़ की लालच में, सीधा नहीं। ऐसे तो बहुत लोग मर जाए। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी है। तुम्हारी चीज है, तुमको नुकसान होता है तो तुमको पैसा मिलना चाहिए। मुझे पैसा कैसे मिल सकता है, क्योंकि मेरी तो वो चीज भी नहीं है। जैसे कार मेरी है तो मैं इंश्योरेंस निकलवाऊँ, समझ में आता है, बाजू वाला बोले कि तुम्हारी कार का मैं इंश्योरेंस निकलवा, प्रीमियम मैं भरूंगा, कुछ नुकसान होगा तो भी मैं ले लूंगा, तो कैसे चलेगा भाई? नुकसान तो मुझे होगा ना कार नहीं होने से, क्योंकि पैसे तो मैंने दिए उसके, बराबर नहीं? तो जिसका नुकसान उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी यहाँ पे बहुत जरूरी है। और याद रखो इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों में चलता है, यानी लाइफ इंश्योरेंस में भी चलेगा और जनरल इंश्योरेंस में भी।
क्योंकि इंसान की जिंदगी भी उसकी फैमिली के लिए वैल्यूबल है, अड़ोस पड़ोस वालों के लिए कोई वैल्यू नहीं है उसकी। 2 दिन रोएंगे, उसके बाद में चले जाएंगे अपने घर पे। अब देखो कौन कौन इंश्योरेंस निकलवा सकता है। द इंश्योरी मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट इंश्योर। फॉर एग्जाम्पल, द ओनर ऑफ द हाउस हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द हाउस, वाइल टेनेंट ऑफ द हाउस, टेनेंट यानी भाड़ुआत, जो भाड़े पे रहता है ना, वो नहीं कर पाएगा। टेनेंट यानी द पर्सन हु लिव्स ऑन रेंट, उसको अपने टेनेंट बोलेंगे। तो समझ में आया? आप सबरोगेशन समझना, तुमने नुकसान ले लिया, उसके बाद वो चीज किसकी हो जाएगी? गाड़ी है, एक्सीडेंट हुआ, ऐसे टुकड़े हो गए ना बेचारे, तो पूरी भंगार हो गई। अब मैं इंश्योरेंस का पैसा मैंने ले लिया, तो भंगार किसका? सोचो, भंगार किसका? कौन ले जाए भंगार? इंश्योरेंस कंपनी मुझे भंगार लेने दे? भंगार मेरा नहीं, क्योंकि अभी इंश्योरेंस कंपनी को भंगार में से वो तो ऑलरेडी पैसा दे चुकी है हमको, उसने हमको पेमेंट पूरा कर दिया, बराबर। तो अब अपना तो नुकसान हो गया पूरा। अब वो बेचारी क्या करेगी इंश्योरेंस कंपनी? उसको जो हमको पेमेंट करने से नुकसान हुआ वो इधर उधर से ढूंढेगी, कहाँ से वसूल करे। ये गाड़ी के जितने भी बचे हुए पार्ट्स है ना, वो बचे हुए पार्ट्स वो अपने पास ले ली। तो सब्रोगेशन का प्रिंसिपल यहाँ पे आता है। ऐसे ही पूरा गोडाउन जल गया, तुमको पूरे गोडाउन जलने का पैसा दे दिया, तो जितना भी भंगार होगा ना, वो कौन ले जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी ले जाएगा। यहाँ सब्रोगेशन हुआ। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, कि यहाँ पे सब्रोगेशन लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होता। अगर ऐसा हो तो आदमी मर जाए तो डेड बॉडी इंश्योरेंस कंपनी लेने के लिए आ जाए कि हमारी डेड बॉडी लाओ लाओ। हो सकता है ये नहीं है। तो दो प्रिंसिपल हमने देखे कि जो कहाँ पे नहीं चलते लाइफ इंश्योरेंस में, कौन कौन से? एक तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस में नहीं चलेगा, और प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन लाइफ इंश्योरेंस में नहीं चलेगा, राइट। देखो सब्रोगेशन में क्या लिखा है, व्हेन अ पॉलिसी इज टेकन फॉर एन इंश्योरेबल प्रोडक्ट एंड इफ इट इज फुल्ली डैमेज एंड व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी पेज कॉम्पनसेशन, द फुल्ली डैमेज प्रोडक्ट्स ओनरशिप विल बी विद द इंश्योरेंस कंपनी। लिखा है ना, डैमेज प्रोडक्ट किसके पास चली जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाएगी। बट ये प्रिंसिपल नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ओके। अब एक और चीज बता देता हूँ इसके ऊपर का, क्या आप एक ही इंसान के लिए 10 कंपनी के पास से इंश्योरेंस निकलवा सकते हो कि नहीं? हाँ के ना, बराबर बोलो, सोच के बोलो। इंसान एक है, 10 कंपनी के पास से इंश्योरेंस निकलवा, एक ही जन। तुम्हारा इंश्योरेंस में LIC के पास से भी निकलवाता हूँ, HDFC के पास से भी निकलवाता हूँ, SBI के पास से भी निकलवाता हूँ, ICICI के पास से भी निकलवाता हूँ। तो मेरा जवाब है हाँ। हाँ, आप एक ही इंसान के अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी के पास से इंश्योरेंस निकलवा सकते हो। कारण, क्योंकि इंसान की जिंदगी प्रीशियस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं गिन सकता। तो तुम जितने भी अलग अलग कंपनी के पास से इंश्योरेंस निकलवाओ, अगर उस इंसान की 50 पॉलिसी हो ने, अगर उस इंसान की 50 पॉलिसी हो ने, तो ये 50 पॉलिसी भी क्या करनी पड़े उसको, 50 पॉलिसी के भी पैसे उसको मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी कार है, कार की आपने 2 जगह से पॉलिसी निकलवाई, तो दोनों कंपनी आपको पैसे नहीं देंगे, प्रीमियम ले लेंगे। क्योंकि कार की कीमत है, एक ज कीमत है, तो नुकसान एक बार मिले, तो दो दो बाजू से नुकसान लो तो कहाँ से मिलेगा, राइट। ये सब चीजें क्या हिडन होती है, इसके अंदर लिखी नहीं होती है। बट इफ यू अंडरस्टैंड इट तो योर कंसेप्ट बिकम्स क्लियर। अदरवाइज क्या होता है कि हमारे माइंड कोई क्वेश्चन करता है कब, जब प्रैक्टिकली उसको सोचते हैं तब। तो मैं इसी चीज को तुमको इसके अंदर इंक्लूड करके दे रहा हूँ कि याद रखो कि जहाँ पे इंडेमनिटी लागू नहीं होता, वहाँ पे मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है। मतलब लाइफ इंश्योरेंस में एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस भी आप 5 कंपनी के पास से ले सकते हो, लेना चाहो तो। लेकिन याद रखो, क्लेम खाली एक जन देगा, बाकी लोग क्लेम नहीं देंगे। अगर एक के पास से तुमने क्लेम लिया ने, बाकी इंश्योरेंस कंपनी जो ताक में बैठी है, लाने प्रीमियम दे दे, बराबर। तुमने 4 जगह से इंश्योरेंस निकलवाया, तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस दे देगी, लेकिन लॉस किससे मिलेगा? सिर्फ एक जगह से। लॉस सिर्फ एक है, यानी जनरल इंश्योरेंस में सिर्फ एक ही जगह पे आप लॉस क्लेम कर सकते हो, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में जितनी भी जगह पे तुमको लाख जगह पे करना हो तो लाख जगह पे भी कर सकते हो। ये नहीं रेड पर दी अलग अलग जगह पे, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो रेड पड़ती है ना अलग अलग जगह से,
वो सारी रेड के अंदर है ना, सबसे पहले जो निकलता है ना वो कैश निकलती है, फिर गोल्ड नहीं निकलेगा, फिर क्या निकलता है, LIC की पॉलिसी। कितनी पॉलिसी होती है पता है? किसी के पास 150, किसी के पास 200, 500, ऐसी ऐसी पॉलिसी होती है। ये पैसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे ना, अलग अलग नाम से कर लेते हैं। राइट। तो ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट पार्ट इसके अंदर कंप्लीट। सेकंड है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। बराबर। अब टाइप ऑफ इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस है और दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें होल लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा एंडोमेंट इंश्योरेंस। होल लाइफ का मतलब जो पूरी जिंदगी, होल लाइफ और एंडोमेंट। अब होल लाइफ का मतलब क्या, एंडोमेंट का मतलब क्या? जनरल इंश्योरेंस में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और अदर जनरल इंश्योरेंस आता है। इसमें मरीन एयर और रेल रोड इंश्योरेंस। फिर फायर इंश्योरेंस तो एक ही लाए, फिर अदर इंश्योरेंस अपने देखेंगे, पूरा लिस्ट है उसका। तो हम यहाँ शुरू करते हैं सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। थोड़ा मस्त डिस्कशन करेंगे। होल लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या? पूरी जिंदगी इंसान प्रीमियम भरता रहे, मरने से पहले पैसा ना मिले, पैसा लेने के लिए मरना पड़े। तो अगर मैं मर जाऊं तो मेरे पैसे काम के क्या, और फैमिली वालों को काम के? इसको आपने क्या बोलेंगे, होल लाइफ इंश्योरेंस। व्हेन अ पर्सन हु इज इंश्योर्ड, यानी जिसने इंश्योरेंस लिया है, वो अगर मर गया, द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू पे अ प्री डिसाइडेड सम एज अ कॉम्पनसेशन टू द लीगल हेयर। HEIR, हेयर नहीं बोलते, एयर बोलते, यानी उसके वारसदार को पैसा दिया जाएगा ऑफ द डिसीज। देखो डिसीज यानी डेथ, जो मर जाए उसको डिसीज बोला जाएगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट और एन एग्रीमेंट, जितना एग्रीमेंट लिखा है उसके मुताबिक उसको पैसे मिलेंगे, उसके लीगल एयर को पैसे मिलेंगे, लेकिन कब? उसके मरने के बाद। तो अगर होल लाइफ इंश्योरेंस याद रखना हो तो तीन बातें याद रखना। पहली बात कि पहले तो इंश्योरेंस होना चाहिए। दूसरा, कॉम्पनसेशन मिलेगा लेकिन उसको खुद को नहीं, उसके लीगल एयर को मिलेगा। और वो भी कैसे मिलेगा? तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। तीन बातें इसके अंदर होंगी। फिर द इंश्योरर हैज टू पे पीरियोडिक प्रीमियम, यानी उसको टाइम टू टाइम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अंडरलाइन करो पीरियोडिक प्रीमियम, विच हैज टू बी पेड थ्रू आउट हिज लाइफ। अंडरलाइन ये भी करो थ्रू आउट हिज लाइफ, यानी जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो प्रीमियम पे करेगा। वो कपिल शर्मा की एडवर्टाइजमेंट आती है, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, बराबर नहीं? वो टर्म इंश्योरेंस इज होल लाइफ इंश्योरेंस। कितना लिखा है, कितने रुपए में पाए? 700 रुपये में, 800 रुपये में बोलता है, लेकिन उसके लिए एज कम होनी चाहिए। अब अगर मेरी एज 47-48 ईयर्स की है तो मैं आज इंश्योरेंस निकलवाता हूँ तो प्रीमियम ज्यादा होगा। लेकिन अगर समझो कि इंश्योरेंस की कोई दूसरा निकलवाता है जिसकी एज 21 ईयर्स की, तो उसका प्रीमियम काफी कम होगा, क्योंकि जितना मेरी एज ज्यादा ना उसके मरने के चांस भी नजदीक, और जितनी एज कम उतना मरने के चांस दूर। फॉर दैट रीजन, समझे? लाइफ इज प्रीशियस, ध्यान देना। लाइफ इज प्रीशियस एंड हेंस देयर कैन नॉट बी एनी प्राइस डिसाइडेड फॉर इट। तो एन इंश्योर डिसाइड्स द वैल्यू ऑफ द लाइफ, हिज लाइफ एंड हिज। देखो कौन डिसाइड करता है लाइफ इंश्योरेंस में? इंश्योर खुद डिसाइड करेगा, अंडरलाइन करो। यहाँ पे इंश्योर खुद डिसाइड करेगा कि द वैल्यू ऑफ हिज लाइफ, उसकी लाइफ की कीमत क्या है। और साथ में वो ये भी देखेगा कि वो कितना प्रीमियम पे कर पाएगा, उसकी कैपेसिटी कितनी। मैं तो 50 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं कर रहा, पर क्या मैं हर महीने 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ? वो भी तो देखना है, क्योंकि 50 करोड़ का प्रीमियम 5 लाख के तो ऊपर आ जाएगा। ओके। इन दिस केस द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कैन नॉट बी अप्लाइड। मैंने उस दिन आप परसों आपको समझाया था कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस में नहीं आता। अब इंडेमनिटी क्या, वापिस एक बार रिपीट कर ले। इंडेमनिटी का मतलब नुकसान होने उसको भरपाई करे। अब अपने समझो ये बेंच 3,000 रुपये की है, तो इसका नुकसान 4,000 का ना मिले, इसका नुकसान 3,000 का मिले अगर मैंने उसको फुल्ली इंश्योर किया और ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए तो। बात समझे? तो यहाँ पे इंडेमनिटी कैन नॉट बी अप्लाइड
लाइफ इंश्योरेंस में क्यों अप्लाई नहीं होता? क्योंकि इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। यू डिसाइड योर वर्थ ऑफ लाइफ, और तुम उसके ऊपर जितना प्रीमियम पे कर सकते हो उतना प्रीमियम पे करो, एंड देन यू आर फ्री टू पे एनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम। बराबर, आपकी प्रीमियम पेमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए, और आप खुद की लाइफ को डिसाइड करते हो, दैट्स इट, की कीमत को डिसाइड करते हो। इफ द डेट इज नॉट अननेचुरल, द इंश्योरेंस कंपनी हैज टू गिव द फुल अमाउंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और थ्रू द एयर ऑफ द डिसीज। अननेचुरल का मतलब क्या? अंडरलाइन करो, नॉट अननेचुरल। नेचुरल डेथ यानी क्या होता है? इंसान बीमारी से मर जाए, नेचुरल डेथ। पता ही है कि इसको बीमारी हुई है, ये मर जाए, बराबर। डेथ ओल्ड एज में हो, ये भी अननेचुरल नहीं है। बट अगर एक्सीडेंट से कोई इंसान मर जाए तो वो नेचुरल डेथ हो गई, सॉरी अननेचुरल डेथ हो गई। कोई सुसाइड कर ले तो 1 रुपया भी ना मिले। सुसाइड कर ले ना कोई, तो इसकी फैमिली वालों को 1 रुपया भी ना मिले। क्यों? कभी सोचा है? अगर ऐसा हो ना कि सुसाइड पे पैसे मिलने जाए, तो अगर मुझे लगता है कि मेरी फैमिली बेचारी भूखे मर रही है, मैं 50 करोड़ का इंश्योरेंस निकलवाता हूँ, एक जन के पास से 5 लाख रुपए भी लेकर, फिर ऊपर से कूद जाऊंगा। मैं भले चला जाऊं लेकिन मेरी फैमिली को तो 50 करोड़ मिल जाए ना। ऐसा समझ के लोग क्या करें, इस तरह से मरना चालू कर दे। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी कभी भी पैसा कब नहीं देती? अगर कोई सुसाइड करेगा तो उसकी फैमिली वालों को पैसा नहीं मिलेगा, राइट। और याद रखो, पैसा किसको मिलेगा? एयर यानी वारसदार को पैसा मिलेगा। डिसीज यानी मरने वाले के वारसदार को पैसा मिलेगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो हम यहाँ पे होल लाइफ इंश्योरेंस को कैसे याद रखें कि होल लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरर, इंश्योर्ड अगर मर जाता है तो पैसा देता है, और इंश्योरेंस कंपनी प्री डिसाइडेड सम एज अ कॉम्पनसेशन टू द लीगल एयर ऑफ द डिसीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। बराबर, पीरियोडिक प्रीमियम आपको पे करना है, लेकिन थ्रू आउट दिस लाइफ, ये 2 वर्ड याद है। एक तो पीरियोडिक पेमेंट करना है, दूसरा थ्रू आउट लाइफ, जब तक जिंदा रहे तब तक आपको पेमेंट करना है। और यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता? इंडेमनिटी का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। मतलब नुकसान अपने ऐसा नहीं बोल सकते कि इंसान की कीमत इतनी थोड़ी है, ये तो भीख मांगता था, इसकी कीमत इतनी थोड़ी होगी, ये नहीं बोल सकते। अगर वो लगता है उसको कि मेरी कीमत 50 करोड़ है, 50 करोड़ का इंश्योरेंस निकलवाएगा, पर 50 करोड़ का प्रीमियम पे करने की उसके ऊपर ताकत होनी चाहिए, राइट। अब जनरल एंडोमेंट इंश्योरेंस, एंडोमेंट ये LIC की एडवर्टाइजमेंट क्या आता है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये जिंदगी के साथ भी ये है एंडोमेंट इंश्योरेंस। यानी इंसान 20 साल का इंश्योरेंस निकलवाता है, 20 साल पर खत्म हो गए लेकिन अभी भी वो जिंदा है। 20 साल खत्म हो गए लेकिन अभी भी वो जिंदा है, तो इसको इंश्योरेंस का पैसा खुद को मिल जाएगा, यानी वो खुद एंजॉय कर पाएगा इंश्योरेंस का पैसा। बराबर है, इसमें मरने की जरूरत नहीं है। When the insurance company promises to pay the policy amount to the insured at the end, underline करो, at the end of the policy period to him or to the legal heir। अगर मर जाए तो वो भी पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मरने की जरूरत नहीं है, मर भी सकता है इंसान। अगर उसको 20 साल का इंश्योरेंस है, 10 साल में मर गया तो उसके वारसदार को पैसे मिलेंगे। लेकिन 20 20 साल वो जिंदा रहा तो उसके वारसदारों को नहीं, और वो खुद को पैसा मिलेगा, वो खुद यूज कर पाएगा। और वो तो वर्ल्ड टूर पे चला जाए तो फिर it is known as endowment insurance। In return, the insurer pays a predetermined amount of premium periodically till the duration of the policy। till the duration of the policy को अंडरलाइन करो, यानी जब तक पॉलिसी चलेगी तब तक आपको प्रीमियम पे करना है। पॉलिसी खत्म, प्रीमियम पे करना भी खत्म, और पैसे भी साथ में मिल जाएंगे, लाइक दैट, ओके। अब आता है उसके बाद में जनरल इंश्योरेंस। तो अब ये 2 इंश्योरेंस समझ में आ गए। लाइफ इंश्योरेंस 2 ही तरह के होते हैं, एक कौन सा? होल लाइफ, यानी जिंदा रहो तब तक प्रीमियम पे करो, और मर जाए तब तुम्हारे वारसदार को पैसे मिले। एंडोमेंट इंश्योरेंस में क्या आता है कि जिंदा रहो तो भी पैसे मिले अगर पॉलिसी की टर्म खत्म हो जाए, और पॉलिसी की टर्म के बीच में अगर कोई इंसान मर जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी अगर वो इंश्योर्ड है तो उसको पैसा देगी, राइट। अब आता है इसके बाद में जनरल इंश्योरेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस, दूसरा फायर इंश्योरेंस, और अदर फॉर्म्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस। मैं बार बार बोलता हूँ, लेंथी है सब्जेक्ट पर बहुत ईजी है, दिमाग एक्सेप्ट करता जाएगा इसको, कोई टेक्निकल वर्ड नहीं होते इसके, ठीक है। When goods are transported from one place to the other, there is a risk of full or partial loss of damage। जब गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह,
तो रिस्क किस बात का है? ये फुल डैमेज हो सकता है या तो पार्शियल पार्शियल यानी पार्टली डैमेज हो सकता है। देयर आर इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर सच रिस्क विच आर मरीन इंश्योरेंस, एयर इंश्योरेंस, रेल रोड इंश्योरेंस। पहले क्या बोला? मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस मतलब समुद्र, एयर इंश्योरेंस यानी प्लेन में, और रेल रोड इंश्योरेंस यानी ट्रेन भी आ गई और रोड भी आ गया। तो अपने पहले बात करें मरीन इंश्योरेंस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू सी रूट इज वेरी इकोनॉमिकल। अंडरलाइन करो, सी रूट सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल। एमसीक्यू में पूछ सकते हो आप कि कौन सा रूट सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है। बट इट इज रिस्की, लेकिन रिस्क है। ये समुद्र के बीचों बीच क्या हो सकता है पता नहीं, एकदम थंडर स्टॉर्म चालू हो जाए, जहाज डूब जाए तो क्या करेंगे? सारे के सारे गुड्स भी इसके साथ में डूब जाएंगे। तो यहाँ पे उसके लिए इंश्योरेंस कौन? 18th सेंचुरी से, इन द 18th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड यूज्ड टू टेक प्लेस वाया सी रूट, हेंस इट इज वेरी एंशिएंट एंड वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस। यानी इंश्योरेंस सबसे ज्यादा यूज किया जाता हो तो ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि सबसे ज्यादा एंशिएंट और वाइडली यूज फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कौन सा? तो मरीन इंश्योरेंस। इसमें लॉयड ऑफ लंदन वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट मरीन इंश्योरेंस। सबसे पहला मरीन इंश्योरेंस चालू करने वाले कौन थे? लॉयड्स ऑफ लंदन। दिस कंपनी हैज मेंटेन इट्स इमेज ऑफ लॉयल्टी फॉर मोर देन 325 ईयर्स। 325 सालों से, ये भी पूछ सकते। पर ये तो टेक्स्ट बुक छपी तब 332 साल तक, टेक्स्ट बुक छपने में 10 साल तो हो गए, तो अभी 335 साल हो गए। पर अपने 325 साल लिखने का बराबर नहीं, मोर देन लिखा है इसलिए अपना आराम। कौन सी कंपनी सबसे पुरानी है? लॉयड्स ऑफ लंदन। अब एयर इंश्योरेंस विद द एडवेंट, एडवेंट यानी शुरुआत, बिगिनिंग, एडवेंट का मतलब बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, द मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू एयर कमेंस, यानी हवा से मूवमेंट चालू हुआ था, प्लेन से, विच ऑल्सो लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द एयर इंश्योरेंस। एयर ट्रांसपोर्टेशन इज टू कॉस्टली एंड रिस्की। बराबर नहीं, प्लेन ऊपर गया, ऊपर से सीधा ऊपर भी जा सकता है, गायब भी हो जाए, हुआ था ना। बराबर नहीं, MH370 नाम की फ्लाइट जो कुआलालंपुर से जा रही थी वो रास्ते में क्या हो गया, अभी तक कुछ मिला ही नहीं, कहा है वो। बराबर, तो ये क्या, कॉस्टली भी है, महंगा भी है और रिस्की भी है। Hence, highly valuable and lightweight goods are transported by air। तो याद रखो, जिसकी कीमत ज्यादा हो और लाइट वेट, ये दो चीजें क्वालिटी होनी चाहिए। तो विच टाइप्स ऑफ गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एयर, ऐसा अगर पूछे तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। क्या लिखा है? जिसकी वैल्यू ज्यादा हो और जो लाइट वेट हो। लेकिन प्रीमियम एयर इंश्योरेंस का मच हायर, सबसे ज्यादा होता है, रेल रोड से भी और मरीन से भी ज्यादा होता है। नाउ रेल रोड इंश्योरेंस, लैंड ट्रांजिट इन्वॉल्व्स रेल और रोड, दो ट्रांजिट है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन, तो कौन कौन से रिस्क आते हैं? पहले तो थेफ्ट, डकॉइटी एंड डैमेज, लूटपाट कर देना। डकॉइटी का मतलब लूट लेना, बराबर नहीं, और डैमेज टूट फूट जाना गुड्स का टू द प्रोडक्ट्स। एंड इंश्योरेंस इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच रिस्क, यानी रोड इंश्योरेंस आपको इसी के सामने प्रोटेक्शन देता है, नुकसान से दूर रहने का तो प्रोटेक्शन मिलता है सर। फिर fire insurance, the promise by the insurance company to pay compensation against the full or partial loss or damage to property due to fire against a pre-decided amount of premium is known as fire insurance। अब फायर इंश्योरेंस किसको बोलते हैं कि कॉम्पनसेशन मिले, लेकिन कब? देखो, दो तरह के डैमेज बोले गए इसके अंदर। पहला डैमेज क्या लिखा है? पहला डैमेज लिखा है फुल और पार्शियल लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर। फुल लॉस का मतलब क्या? पूरा का पूरा जल जाए, कुछ भी बचे ना, सब खत्म हो जाए। और पार्शियल लॉस का मतलब आधे कुछ जल जाए, आधे बच जाए। बराबर, या तो प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है, पंखे लाइट भी तो जल सकते हैं ना, गुड्स अकेले थोड़े जलेंगे। अगेंस्ट अ प्री डिसाइडेड अमाउंट ऑफ प्रीमियम, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। प्रीमियम पे करो तब तक, याद रखो ये जनरल इंश्योरेंस ऐसा है जिसमें आपको हर साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और एक बार प्रीमियम पे किया ना, पूरा साल तुम्हारा निकल गया, कुछ हुआ नहीं, तो रिटर्न में वापिस प्रीमियम रिटर्न नहीं आएगा। प्रीमियम गया तो गया, खत्म हो गया। इज नोन एज फायर इंश्योरेंस। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब याद रखो, जिसकी प्रॉपर्टी वही इंश्योरेंस करवाए।
मेरी प्रॉपर्टी हो ही ना और मैं इसका इंश्योरेंस करवाऊं तो इस प्रॉपर्टी के नुकसान होने से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। द इंश्योरी शुड गेट कॉम्पनसेशन इक्विवेलेंट टू द लॉस। कॉम्पनसेशन मिलेगा लेकिन जितना लॉस हुआ ना उतना ही कॉम्पनसेशन मिलेगा, बराबर है। आप उससे ज्यादा कमाने की बात करो तो यहाँ इंडेमनिटी का प्रिंसिपल ब्रीच होता है। इंडेमनिटी मैंने आगे समझाया क्या, जितना नुकसान उतना क्लेम कर सकते हो, फायदा नहीं कर सकते इसके। ओके, अब लास्ट में आता है जनरल इंश्योरेंस। The business of insurance has grown with the time and new type of insurance have come into existence. इंश्योरेंस से तो वॉइस ऑफ अ सिंगर, वॉइस फॉर अ सिंगर, गले का इंश्योरेंस करा सकते हैं, बराबर है। ये जो अरिजीत सिंह है वो गले का इंश्योरेंस करा सकता है, 5 करोड़ का इंश्योरेंस गले का करा सकता है। कल मेरा गला खराब हो गया तो मेरी तो कमानी जिसके ऊपर है, बराबर नहीं ऐसा। फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस टू गिव कॉम्पनसेशन। अब ये थर्ड पार्टी का मतलब क्या, ध्यान देना। मैं स्कूटर चला रहा हूँ, सामने एक छोटा सा बच्चा आ गया, उसको चोट आई, उसके हॉस्पिटल का पैसा कौन भरेगा, वो तो मेरे पास मांगेगा नहीं। लेकिन अगर मेरे पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो ने तो उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी, समझे। थर्ड पार्टी का मतलब मेरा इंश्योरेंस नहीं, मेरे स्कूटर का इंश्योरेंस नहीं, लेकिन सामने वाले का इंश्योरेंस। ये ट्रक लेके जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी ट्रक लेके निकलते हैं, बराबर, भरी हुई ट्रक लेके निकलते हैं। अब अगर वो कोई एक्सीडेंट कर दे तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर होता है तो सामने वाले का क्लेम का जो पैसा है ना वो इंश्योरेंस कंपनी देगी, समझे। ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। तुम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बिना इंडिया के रोड के ऊपर कोई भी व्हीकल चला ही नहीं सकते, साइकिल को छोड़ के, समझे। हर स्कूटर में, हर टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, मल्टी एक्सल व्हीकल जिसको बोलते हैं, सबके अंदर आपको ये इंश्योरेंस निकलवाना पड़े। भले तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस ना हो तो चलेगा, कार का इंश्योरेंस ना हो, तुम्हारा इंश्योरेंस ना हो चलेगा, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, समझे ना। ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं। एंड इंश्योरेंस फॉर लेबर कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट। अगर लेबर का, यानी जो लेबर अपने यहाँ पे काम करते हैं उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसको कॉम्पनसेशन कौन देगा, उसके लिए भी बताया जाए। एम्प्लॉय इंश्योरेंस, स्टूडेंट इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट जनरल एंड सोशल डैमेज। स्टूडेंट इंश्योरेंस भी होता है। स्टूडेंट का इंश्योरेंस कब स्कूल के अंदर करवा सकते हैं, ट्रेन में भी इंश्योरेंस होता है। ट्रेन की अगर टिकट बुक करते हो तो नीचे लिखा जाता है 3-4 रुपये प्रीमियम एक्स्ट्रा मांगेंगे, दे देने का। अगर ट्रेन में कुछ भी होता है ना, एक्सीडेंट हो गया, उस इंसान को कुछ हो गया यानी वो मर गया, उसकी फैमिली वाले को 2 लाख रुपए मिले। पर हर रोज तो ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं होता है, सालों में एक बार होता है, तो इसलिए इसका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत कम होता है, 2-3 रुपये का प्रीमियम होता है। और पूरी ट्रेन में जितने भी पैसेंजर है, एक कंपार्टमेंट में 72 पैसेंजर होते हैं, 3 टीयर, बराबर। 2 टीयर में 56 पैसेंजर्स होते हैं। तो जितने पैसेंजर होते हैं वो अब पूरी की पूरी ट्रेन को गिन लो। S8 तक होता है जनरल डब्बा, बराबर है, स्लीपर जिसको बोलते हैं वो S8 तक होता है। 3-4 जनरल डब्बे भी होते हैं घेटे बकरे की तरह जिसके अंदर भर देते हो, बराबर। फिर 3 टीयर AC के 4 डब्बे होते हैं, 2 टीयर AC के 2 डब्बे होते हैं, फिर एक फर्स्ट क्लास का डब्बा होता है। सबके पास इंश्योरेंस प्रीमियम, और सोचो लाखों रुपये आ जाए, दिन में अगर 2 बार भी जाने आने की बात करें ना तो लाखों रुपये प्रीमियम क्या आ जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो ये भी इंश्योरेंस होता है। फिर मेडिक्लेम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मेडिकल इंश्योरेंस। अगर इंसान बीमार पड़े तो सीधा हॉस्पिटल में जाके सो जाने का, कंपनी कौन करे, पैसा कौन भर दे, इंश्योरेंस कंपनी भर दे ऐसा। टू कॉम्पनसेट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस कॉस्ट ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द बिजनेस यूनिट। ये भी होता है कि अगर बिजनेस बंद हो जाए, नुकसान हुआ तो इसका पैसा मिले। इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉस ड्यू टू फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज बाय एम्प्लॉइज टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ये भी इंश्योरेंस करवा सकता है कि मेरा एम्प्लॉय चोरी कर दे तो, मेरा एम्प्लॉय माल लेके भाग जाए तो, समझे ना, उसका भी इंश्योरेंस निकलवाया जा सकता है। एंड इंश्योरेंस अगेंस्ट एनी कैंसिलेशन और पोस्टपोनमेंट ऑफ एनी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, स्पोर्ट इवेंट। ये कब, अगर इंडिया पाकिस्तान की मैच हो रही है न्यूयॉर्क के अंदर, करोड़ों रुपए की टिकट बिकी है, बराबर है। अब ये सारी टिकट के पैसे वापस देने पड़े, अगर मैच कैंसिल हो जाए तो, मैच कैंसिल हो जाए तो पैसे वापस देने पड़े, तो उसका भी इंश्योरेंस निकलवा सकते हैं कि अगर मैच कैंसिल हो जाए, पैसे वापस देने पड़े तो भी हम इंश्योरेंस कंपनी के पास से वो पैसा वसूल कर सकते हैं अगर हमने प्रीमियम भरा हो तो। क्योंकि नेचुरल और मैन मेड रिस्क आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ द इंश्योरेंस। मेडिक्लेम और मेडिकल इंश्योरेंस इज टू कॉम्पनसेट फॉर द ह्यूज medical expenses incurred by the person in the event of any health problem or as against a medical periodical premium paid by an insurer
टू एन इंश्योरेंस कंपनी। आप प्रीमियम पे करोगे तो उसके सामने आपको पूरे साल का प्रोटेक्शन, पर याद रखो साल में एक भी बीमारी ना हुई ने तो साल के आखिर में वो पैसा भूल जाए, जो प्रीमियम का पैसा भरा है वो पैसा रिटर्न नहीं आएगा, राइट। दूसरे साल दूसरा पैसा भरना पड़ेगा। अगर तुम भूल गए पैसा भरने का तो तुम्हारा सारा इंश्योरेंस कैंसिल। अब देखो प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस और ईडा, दो चीजें बाकी वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक इंश्योरेंस का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वाज इनिशिएटेड बाय प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। पहले शुरुआत में इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में इंश्योरेंस था। एज इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, मेनी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। इंडिया कौन सी कॉलोनी थी? ब्रिटिश कॉलोनी थी। तो बहुत ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज थी जो इंडिया के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर दी। एज दे वर ब्लेम्ड फॉर प्रैक्टिसिंग इललेजिटिमेट बिजनेस प्रैक्टिसेस। इललेजिटिमेट का मतलब गैर कानूनी, इलीगल। और 19 जनवरी 1956 थ्रू एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मतलब कानून बना के लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको खरीद लिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिवा दूसरा कोई एलआईसी नहीं चला सकता, ऐसा था। समझे? लाइफ इंश्योरेंस कौन चलाए? सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा कोई नहीं। नेशनलाइज बनाना मतलब सारे राइट्स खरीद लेना गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट बाद में वो बिजनेस चलाएगी, उसको नेशनलाइजेशन बोलेगी। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको अपने एलआईसी बोलते हैं, दैट्स द मोनोपोली ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश। जनरल इंश्योरेंस भी ब्रिटिश लोगों ने एस्टैब्लिश किया था। अब ये ब्रिटिशर वर्ड नहीं है, ब्रिटेन में लेने वाले को ब्रिटिश बोलते हैं। ब्रिटेन में रहने वाले को क्या बोलेंगे? ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर क्यों लिखा है वो पता नहीं चलता, यानी ये स्पेलिंग गलत है, ब्रिटिशर बोलेंगे। और अपने ब्रिटिशर्स बोलते क्यों पता नहीं। Periodical controls were imposed on general insurance as well and it has continued after independence। यानी कंट्रोल भी रखे, लेकिन 1 जनवरी 1973 को जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को हमने नेशनलाइज कर दिया। मतलब उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी कंपनीज को बंद करवा के एक कंपनी बना, एक नहीं 4 कंपनी बनाई। यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल, न्यू इंडिया, एक चौथा याद, ओरिएंटल, न्यू इंडिया, यूनाइटेड इंडिया और वो याद नहीं आता। जनरल इंश्योरेंस का, जनरल इंश्योरेंस खाली अकेला, राइट। ये 4 कंपनीज को एस्टैब्लिश किया इंडियन गवर्नमेंट ने। टू एनालाइज एंड अप्रेस द वर्किंग ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, अ कमिटी वाज अपॉइंटेड। एक पहले कमेटी बनाई गई। कमेटी ने रिकमेंड किया कि इंश्योरेंस बिजनेस की कंपनी के ऊपर रेगुलेशन रखने के लिए कोई अथॉरिटी चाहिए, तो हमने IRDA को एस्टैब्लिश किया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। लोग ये ना क्या करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक इसमें करते हैं। याद रखो फुल फॉर्म में कभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर फुल फॉर्म में स्पेलिंग मिस्टेक हुई ना तो प्रॉब्लम। इसमें क्या लिखा है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी, तो रेगुलेशन नहीं लिखना, डेवलपमेंट तो डेवलपिंग नहीं लिखना, डेवलपमेंटल लिखना पड़ेगा, राइट ना। और वो सेटअप किया गया कब? 1999 के अंदर, टू सपोर्ट इट। अब IRDA ये सुप्रीम ऑटोनोमस लीगल इंस्टीट्यूशन। ऑटोनोमस मतलब फ्री, गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल ना हो, उसको ऑटोनोमस बोलेंगे। नो कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट यानी ऑटोनोमस, वो अपने सारे डिसीजन खुद लेती है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। और ये लीगल इंस्टीट्यूशन है, मतलब इसको एक्ट से पास किया गया है, विच मैनेजेस द रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस। IRDA एक्ट 1999 के अंदर स्टार्ट आया और इसके बाद में इंश्योरेंस सेक्टर प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया गया। इंश्योरेंस सेक्टर किसके लिए खोल दिया गया? प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन कर दिया गया। एंड टू फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज टू द एक्सटेंट ऑफ 26%। इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं अपने? प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी 26, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी 26%, राइट। बाद में 2015 में उसको 49% कर दिया। अब 26 यानी 100 रुपये में से पहले 26 रुपये बाहर से आ सकते थे, अब 49 रुपीज बाहर से आ सकते। पर फिर भी अभी भी अपना हाथ ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पैसे कितने? 51, हमारे परसेंटेज कितने? 51। 100 में से 49 बाहर के लोग तो 51 अपने हुए ना, हमारा नाम ऊपर रहता है। इसीलिए देखो तुम कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का नाम सुनो, ICICI प्रूडेंशियल ऐसा नाम आता है पूरा, ICICI लॉम्बार्ड, HDFC स्टैंडर्ड, बराबर नहीं। तो ये पीछे नाम किसका होता है? दूसरी कंपनी का। अपनी कंपनी का नाम पहले है, क्योंकि अपना शेयर ज्यादा है, जिसका शेयर ज्यादा उसका नाम ज्यादा, नाम पहला, ऐसा है।
भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेंस, बजाज आलियांज इंश्योरेंस। तो बजाज इंडिया की कंपनी, आलियांज बाहर की कंपनी, और उसका शेयर 49, अपना शेयर कितना 51%। तो अपना शेयर ज्यादा तो अपने नाम भी पहला। मारुति सुजुकी, उसमें सुजुकी का शेयर ज्यादा है, इसलिए पहले मारुति सुजुकी कार जब आती थी पुरानी तो इसमें आगे MS लिखते थे, MP लिखते थे, S भी लिखते थे। अब आगे देखो खाली सुजुकी का S का सिंबल है और पीछे मारुति सुजुकी लिखा था। कारण, कंपनी किसकी ज्यादा बड़ी, सुजुकी का शेयर ज्यादा, जिसका शेयर ज्यादा उसका नाम फ्रंट में रहता है, राइट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDA, देखो फॉरेन कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकती है 49% जितना। ऑब्जेक्टिव इसमें देखो, ये आपको क्वेश्चन पूछेंगे 2 मार्क का या 3 मार्क का। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IRDA में पहले तो पॉलिसी होल्डर्स के पास चॉइस होनी चाहिए। पहले तो खाली LIC था, दूसरा कोई नहीं था। अब तो बहुत सारी कंपनीज है, इसके बाद आपको चॉइस है। प्रमोट हेल्दी कंपनीज कंपटीशन अमंग द वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज व्हिच कैन इंप्रूव द सर्विसेज विद द लोअर प्रीमियम। प्रीमियम कम, सर्विस बेटर मिले, कम प्रीमियम में ज्यादा सर्विस मिले, ये जरूरी था। मोबिलाइज मोर रिसोर्स फॉर द इकोनॉमी, ज्यादा रिसोर्स अपने मोबिलाइज करना मतलब मूव करना, मोबिलाइज करना मतलब मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह पे लाना। कैसे, तुम जितना ज्यादा प्रीमियम भरोगे उतना ज्यादा सेविंग्स होगा इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस कंपनी वो पैसा क्या करेगी, उसका अचार ढोला डालेगी। इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे से जिस बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ती है उसको लोन देती है, उसमें इन्वेस्ट करती है, और वहां से जो इनकम आती है वो तुम्हारी पॉलिसी में ऐड करके देती है आपको। तो मोबिलाइज मोर रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमी टू ब्रिंग सेल्फ डिसिप्लिन अमंग द इंश्योरेंस कंपनी। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब कंट्रोल रख, सेल्फ डिसिप्लिन यानी हमने रूल बना दिए, अब कंट्रोल तुमको रखना है अपने आप पे। अगर तुम कंट्रोल से बाहर गए तो हम तुम्हारे पे स्टेप्स लेंगे, बराबर है, डिसिप्लिन की एक्शन लेंगे। टू क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर कंप्लेंट रिट्रेसल, कंप्लेंट रिट्रेसल का मतलब कंप्लेंट का रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन यानी सॉल्यूशन, रिट्रेसल का मतलब सॉल्यूशन लिख दो, याद रहे, रिट्रेसल यानी सॉल्यूशन। कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म, यानी कंप्लेंट पहले कहाँ जाएगी, वहां से कहाँ जाएगी, कौन सॉल्व करेगा, कब जजमेंट मिलेगा, कितने दिन का टाइम लगेगा, ये सब इसके अंदर आ जाएगा, राइट। अभी IRDA ने क्या बोला कि मेडिक्लेम में अगर कैशलेस पॉलिसी हो ना, यानी कैश के, मैं अगर हॉस्पिटल में जाता हूँ तो 2 तरीके से एडमिट हो सकता हूँ। मैंने पैसे, जब तक मैं रहता हूँ तब तक पैसे भरता रहूँ, फिर बाद में मैं क्लेम करूँ इंश्योरेंस कंपनी के पास से। पर अगर मेरे पास पैसे ना हो तो हॉस्पिटल में दाखिल होने के, तो मैं क्या करूँ, पॉलिसी का नंबर दे दूँ, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट दे दूँ, फिर जो हॉस्पिटल है ना वो इंश्योरेंस कंपनी के पास से पैसा वसूल कर ले। इसको कैशलेस बोला जाता है। तो ये जब कैशलेस पॉलिसी होती है ना, तब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, अब इंश्योरेंस कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ IRDA ने ऐसा बोला कि 1 घंटे के अंदर कंप्लेंट रिड्रेसल करो उसका, कि जैसे ही इंसान हॉस्पिटलाइज हुआ ना तो 1 घंटे में उसका क्लेम मंजूर हो जाना चाहिए। 1 घंटे के अंदर तुम उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लो और 1 घंटे के अंदर डिसाइड कर लो कि इसको कितना पैसा देना, सिर्फ 1 घंटे। तो ये पास हुआ ना, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स में आगे, राइट। तो ये IRDA था, IRDA के 5 ऑब्जेक्टिव, ज्यादा चॉइस मिले, कंपटीशन बढ़े, और लोअर प्रीमियम पे ज्यादा अच्छी पॉलिसी मिले, ज्यादा रिसोर्सेज बने, सेल्फ डिसिप्लिन एस्टैब्लिश हो, और कंप्लेंट रिड्रेसल फास्ट। ये तुम्हारे क्या हो गए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो बहुत लंबी लाइन है उसकी, और अपने खाली 5 समझने, ठीक है। ये फर्स्ट टॉपिक तुम्हारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, कौन सा, इंश्योरेंस का।